Welcome to Robinhood Competitive Classes. Today we are going to learn and discuss one very important topic for the post of accounts in Panchayat, class 4th post and other government exams from Geography of Jammu and Kashmir. तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी. इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसमें हमने पढ़ा हुआ था कैसे इंग्लैंड से शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. उसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे उस वीडियो में. जिसने वो वीडियो मिस किया हुआ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है और हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. तो आपका जो आज का टॉपिक है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इस वीडियो को आपका देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस की हुई है जो आपको कहीं और से मुश्किल ही मिलेगा. और साथ में हमने क्या किया हुआ है, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस किए हुए हैं, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है वो डिस्कस की है. और उसके साथ साथ हमने क्या किया हुआ है, कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर वो भी हमने डिस्कस की. साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं ताकि आपको पता लगे इस वीडियो में आपको याद क्या रखना है. तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख. मैंने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चेंज इन द टेक्नोलॉजी वी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स. मान लो पुराने ज़माने में क्या होता था, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज आना उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है. पुराने ज़माने में अगर हम खेतों में जाते थे और बहुत मेहनत लगती थी हमें खोदने में, फिर फसल उगती थी उनको निकालने में मेहनत लगती थी. जैसे ही इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजीज़ आई, हमें क्या होने लगा, कुछ ही घंटों में वो जो ज़मीन थी वो खुद जाती है. इसी तरीके से जब फसल निकालनी होती है वो मशीनों से निकल जाती है ईजिली, ज़्यादा मेहनत नहीं लगते हैं. उससे बोला जाता है चेंज इन द टेक्नोलॉजी, उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है. एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर पुराने ज़माने में देखें हमें क्लोथ्स वगैरह, पुराने ज़माने बहुत टाइम लगता था बुनने में, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी मशीनें कुछ ही घंटों में बड़े बड़े क्लोथ्स, टन से टन्स क्लोथ निकाल देती है. ठीक है, उसे बोला जाता है चेंज इन द टेक्नोलॉजी. तो हम देखते हैं यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में आया. क्या जम्मू एंड कश्मीर एक इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट है या इंडस्ट्रियल बैकवर्ड स्टेट है, वो हमें इस वीडियो में पता लगने वाला है. चलिए देखते हैं. मैंने आपको बता दिया ये वीडियो किस के लिए हेल्पफुल है, अकाउंटेंट और क्लास 4th के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए. क्लास 4th के लिए ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है और अकाउंटेंट के लिए भी है ये. चलिए आगे देखते हैं. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें, आपको जैसे पता है हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है वो कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक एक्सट्रीम नॉर्थ में रहे. और वो किस लिए फेमस है, इसकी ब्यूटी के लिए और लैंडस्केप्स के लिए. एक्सट्रीम नॉर्थ की अगर बात करें, मैं हर एक वीडियो में बताते जा रहा हूँ. जैसे मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, सॉरी गलत. तो इस तरीके से यहाँ नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर साउथ है. तो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पड़ता है, एक्सट्रीम नॉर्थ में यहाँ पे. ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर किस लिए फेमस है, उसकी सीनिक खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए और लैंडस्केप के लिए. यहाँ के पहाड़, यहाँ के जो पेड़ हैं इतने खूबसूरती, उसके लिए पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर जाना जाता है. और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इज़ द मेन व्हीकल जो एक्सेलरेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए. जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया था, जो अगर कितने सेक्टर से हमारी इकॉनमी के, वो 3 सेक्टर हैं. जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टेरिशरी सेक्टर है. प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने मतलब कुछ चीज़ लगाना, उनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है, जैसे हमने कोई गेहूँ लगाया, ठीक है, लगाने के बाद क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं. सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, फिनिश करते हैं उनको. यहाँ पे लगाए, यहाँ पर फिनिश किया, उन प्रोडक्ट्स को फिनिश किया. टेरिशरी सेक्टर में क्या होता है, हम सर्विस देते हैं. मान लो कोई डॉक्टर्स होते हैं या शॉपकीपर, जो हमने पीछे प्राइमरी और सेकेंडरी में उगाया वो यहाँ पर बेचा जाता है. तो प्राइमरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर. तो मेरा इस सेक्टर को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर आती. तो इंडस्ट्रीज़ जो आती हैं वो आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़. लेकिन अगर आप अगर आप जॉब देखें तो सबसे ज़्यादा जो जॉब है हमारी, जो पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं जुड़े हुए हैं. लेकिन सर्विस और इसमें सेकेंडरी और टेरिशरी में कम लोग जुड़े हुए हैं. अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें तो क्या होता है, तो क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें करनी है तो जिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एक तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा. तो हमें ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, हमें सेकेंडरी सेक्टर पे करना है, इंडस्ट्रीज़ पर. जितना हम इस पर फोकस करेंगे उतना हमारा जीडीपी बढ़ेगा और हमें क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. ठीक है, और क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज को एक अच्छा यूटिलाइज़ कर पाएंगे अपने रिसोर्स को, अगर इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट हो किसी जगह पर. आपने देखा होगा जहाँ भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है वहाँ कंट्रीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है. तो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़रूरी है, जो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाता है और क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है.
तो ये इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम जो अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जो हमारी जम्मू कश्मीर की पिकुलर फिजिकल कंडीशनिंग है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे कि एक्सट्रीम लोकेशन है। देखिए जैसे मैंने आपको नॉर्थ में है, तो एक्सट्रीम लोकेशन है हमारे में जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट माउंटेनियस ट्रेन है, पहाड़ है हमारे अगर देखा जाए। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन बोटल नेक्स हैं, मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इतना स्लो है हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और इससे ये क्या करती है, लिमिट करती है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी स्टेट में। वो क्या करती है, कम करती है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्कोप है हमारी स्टेट में, उसे कम करती है। हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है। और ये क्या बनाता है, हमारी स्टेट को इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन बनाता है। ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन। चलिए इसे आगे और समझते हैं अच्छी तरीके से। और जो काजेज़ हैं जो हमारी स्टेट को इंडस्ट्रियल बैकवर्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है कॉज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी द अदर काजेज़ लाइक इलेक्ट्रिक पावर शॉर्टकट्स, हमारे में हमें अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, ठीक है। और रेलवे नेटवर्किंग, अभी भी जो रेलवे नेटवर्किंग है वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर टू कटरा अभी वो बन रहा है, अभी वो रेल लिंक अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर वो कनेक्ट हुआ होता तो क्या होता, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बढ़ती। तो ये जो कुछ और रीजन, जैसे कि और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, जब से जम्मू एंड कश्मीर जो हुआ है, एक अपनी स्टेट बना हुआ है, मतलब आज़ाद हुआ है, तब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर है, राइट फ्रॉम 1947। और जो होता है हमारी जो है इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है किस पर, कश्मीर इशू पर, उसकी वजह से भी क्या होता है यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्केर्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है यहाँ पर है ही नहीं, कोई किसी को बिजनेस ही नहीं करना है भाई, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर स्टेट को हमारी ये और ज़्यादा बैकवर्ड बनाता है। तो ये कुछ कॉज है जिससे हमारी स्टेट जो है बैकवर्ड है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड की बात करें, हमारी स्टेट इज़ वेल एंडोड विद सम प्रूवन नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, जिम्सम, क्वार्टजाइट, कोल, लिग्नाइट एंड आल्सो इन रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड सम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं हमारी स्टेट में, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल स्कोप है यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ड्यू टू द टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन, एक टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन की, बस स्टेट इज़ ओनली प्लेस इन द कंट्री। हमारी स्टेट एक ही है पूरी कंट्री में जो कि सुटेबल है किस लिए, यूनिवोल्टाइल एंड बायो वोल्टाइल सिल्क वॉर्म्स के लिए। आपने सिल्क सेरीकल्चर के बारे में सुना होगा। तो हमारी स्टेट जो है एक टेम्परेट क्लाइमेट की वजह से बहुत सुटेबल पाई जाती है इन सिल्क फॉर्म के लिए, विच इज़ फेमस इन हाई क्वालिटी सिल्क, जो कि फेमस है हाई क्वालिटी सिल्क के लिए। चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है अब बनने वाला है, अगर पॉजिटिव साइड की बात करें, बनने वाला है 2021 में कंप्लीट हो जाएगा और 2022 में उसे खोल देंगे। तो वो कहाँ पे, चिनाब रूई पे बन रहा है, पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है। 111 किलोमीटर कटरा से बानेवाल जब कनेक्ट हो जाएगा तो वो कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगा किसके साथ, पूरे इंडिया के साथ, जम्मू के साथ। तो ये 2022 में कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बढ़ सकती है। दिस ब्रिज विल सर्टनली हेल्प इन स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनिटी। और ये ब्रिज जो क्या होगा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ने में मदद करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो है लार्ज इंडस्ट्रीज़ नहीं खुल पाएंगे, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर बहुत स्कोप है। वो आई और मेकिंग द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द यूनिटी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पूरा पास से लेकर अभी तक क्या हुआ, बहुत सारी खुली, जैसे कि होस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, होस्ट्रीज़ का मतलब होता है अंडर गारमेंट्स। होस्ट्रीज़ का यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जैसे कि मेटल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ है, लिक्विड वर्क जैसे कि शाइनिंग लगाना किन पे, वुड्स पर, फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ है, बास्केट इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडलूम वेविंग है, ठीक है, जो हाथ से बनाई जाती हैं, जैसे कि लाइक लोकल सिल्क है, कॉटन, कारपेट वेविंग और वुड कर्विंग, और हैंडीक्राफ्ट लाइक पश्मीना शॉल फेमस है, लद्दाख कारपेट और ब्लैंकेट्स। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारी स्टेट में खुली हुई हैं। चलिए आगे समझते हैं और इसे। हमें अभी पता लग गया कि जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, मोर कंड्यूसिव फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड विलेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है हमारी स्टेट। और किसके लिए लेस है, किसके लिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत लेस है, ठीक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं इसे और तरीके से। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर हम जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी, इंडस्ट्रियल जो स्टोरी, उसे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन हमें पता होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये इंडस्ट्रीज़ किस लोकेशन में है, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कुलगाम किस लिए फेमस है, लिक्विड ग्लॉसी वुड वर्क के लिए, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बताइए लिक्विड ग्लॉसी वुड वर्क कहाँ पाया जाता है, तो कुलगाम में। तो बिजबेरा किस लिए फेमस है, बिजबेरा वुड कर्विंग के लिए फेमस है। और कारपेट और गब्बा कहाँ कहाँ पाया जाता है, श्रीनगर और अनंतनाग में पाया जाता है। और सिल्वर
सिल्वर एग्री गिविंग कहाँ पाया जाता है? श्रीनगर में पाया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री वुयन में और क्रू में पाई जाती है। इस तरीके से एग्री प्रोसेसिंग जोन फॉर वॉलनट कहाँ होता है? जहाँ पर वॉलनट प्रोसेस किए जाते हैं वो जम्मू में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री प्रोसेसिंग जोन कहाँ होता है? जम्मू में। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ है? श्रीनगर में। अच्छा, टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? कठुआ को कहा जाता है, जम्मू। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? रंगरीथ में है। और जिम पार्क कहाँ होता है? जम्मू में कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस के साथ साथ इंडस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपका आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर की क्या इंडस्ट्रियल कैसी सिचुएशन थी, चलिए देखते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले मेनली कंसिस्टिंग स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही थी तब भी। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वाज द मेन, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बन हैंडीक्राफ्ट जो थी मेन इंडस्ट्रीज थी हमारी स्टेट में। अगर देखें हम, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन जो थे उन्होंने क्या किया था? हैंडीक्राफ्ट स्किल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारी स्टेट में 1420 से लेकर 1470 में। तो उन्होंने क्या किया था? बाहर से जो थे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले स्किल्ड लेबर उन्होंने मंगवाए और उन्होंने क्या किया? जैसे ही वो कश्मीर पहुंचे उन्होंने लोकल लोगों को भी सिखाया। ठीक है, तो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने क्या किया था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश की थी। फिर आते हैं महाराजा हरि सिंह की बात करें, उन्होंने क्या, जो लास्ट डोगरा रूलर थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? रिप्लेस किया था हाथ से बनाने चीज़ों को। उन्होंने बोलता अब हम उन्होंने मशीन मेड गुड्स बनेंगे, अब उन्होंने ये कोशिश की थी। मतलब उन्होंने हैंडमेड आर्टिकल्स को रिप्लेस किया था किससे? मशीन मेड गुड्स से। अगर हम इंडस्ट्रियल सेंसस देखें 1911 का, इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ कितनी फैक्ट्रीज थी? 57 फैक्ट्रीज थी हमारी स्टेट में। जैसे कि करण सिंह वुलन मिल थी तब, राजबाग थी, कश्मीर फार्मास्यूटिकल वर्क था बारामूला में। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज थी कितनी थी? 57 फैक्ट्रीज थी अगर हम प्री इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें। चलिए और देखते हैं क्या था प्री इंडिपेंडेंस टाइम में। टेक्सटाइल जो था वाज द मेजर इंडस्ट्री कंसिस्टिंग, जैसे कि सिल्क स्पिनिंग था, शॉल मेकिंग था, कारपेट वेविंग था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुलन ब्लैंकेट्स जो था उस टाइम टेक्सटाइल कॉटन मतलब तब फेमस था। सिल्क इंडस्ट्री जो थी इज़ एज ओल्ड एज इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। सिल्क इज़ फेमस फॉर स्ट्रक्चर एंड ब्यूटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आपने देखा होगा, चीन जो था वो अपने सिल्क रूट से कहाँ लेके जाता था? पूरे ऊपर यूरोप साइड लेकर जाते थे। इसी तरीके से कश्मीर भी उन दौरान फेमस था सिल्क इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी स्टेट की वो किस पे डिपेंडेंट थी? पहले इंडिपेंडेंस से पहले किस पर? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। दे वर ओवर डिपेंडेंट तो छोड़ो, वो ओवर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर, और कोई काम ही नहीं था। पीपल वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क, उनको काम ही नहीं मिलता था। क्या था? एक्सट्रीम पुअर्टी थी पुराने, अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले बात करें, वॉज कॉमन ड्यूरिंग द डोगरा रूल। डोगरा रूल में बहुत ज़्यादा पुअर्टी थी, लोगों को खाने के लिए नहीं होता था, जॉब्स नहीं थे, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। होल स्टेट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज एंटेंगल्ड इन चेन्स ऑफ पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट। पूरी स्टेट जो थी पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट थी, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तब अच्छी तरीके से नहीं थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि मैंने आपको बता दी पुराने ज़माने में क्या क्या थी, वो मैंने आपको बता दी इसमें। जैसे कि हम देखें, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल, मैंने आपको बता दिया कि हैंडीक्राफ्ट था। हैंडीक्राफ्ट के बाद अगर टेक्सटाइल्स की बात करें, सिल्क इंडस्ट्री थी, लेकिन ज़्यादा से ओवर डिपेंडेंट था हमारा एग्रीकल्चर पे, जिसकी वजह से क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉवर्टी थी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या डेवलपमेंट हुई जम्मू एंड कश्मीर में कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखते हैं। सिल्क इंडस्ट्री वाज अ मेजर इंडस्ट्री इन द स्टेट प्रोवाइडिंग, उस टाइम क्या थी? इंडिपेंडेंस के बाद सिल्क इंडस्ट्री जो थी वो मेजर इंडस्ट्री थी हमारी स्टेट में, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो क्या करती थी? थाउजेंड्स ऑफ लोगों को क्या करती थी? एम्प्लॉयमेंट देती थी। अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें, वो मेनली कंसनट्रेटेड इन द कश्मीर वैली। वो कहाँ थी? कश्मीर वैली में ही ज़्यादा थी। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज 1.26% इन 1960 से 61। कितनी थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? सिर्फ 1.26% ही थी। बिकॉज ऑफ द क्यों थी? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो होती रहती थी उसके 1947 में हुई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर द 1948 गेव था, जिसने क्या किया था? हैवी सेटबैक दिया था। कितनी? जैसे कि अगर हम देखिए 79 रजिस्टर्ड फैक्ट्री थी 1946 में, कितनी बची? 33 बची 1950 में। अगर हम एनुअल प्रोडक्शन की बात करें क्राफ्ट और आर्ट इंडस्ट्रीज़ की, आर्ट इंडस्ट्रियल वो डिक्लाइन हो गई। कितनी? 1.63 करोड़ हम कमा रहे थे, लेकिन कितना पहुंच गया वो?
23.10 लैक्स पहुँच गया कहाँ 1950 में। देख लीजिए उस टाइम भी आज़ादी के बाद भी क्या होने लगा, हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होने लगी। क्यों? क्योंकि हम वार्स में और ज्योग्राफिक कंडीशन की वजह से होने लगा। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो हमने क्या किया, हमारे इसके आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट्स ने स्टेप्स उठाए कि हमें यहाँ प्रमोट करना है और डेवलप करना है हमारे इंडस्ट्रीज़ को हमारी स्टेट में। तो उनने सबसे पहले क्या किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो कौन ऑन करती है, स्टेट। किसके लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये स्टेट ऑन्ड होती हैं। जैसे कि देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड, ये कब बनी थी? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये बनी थी फर्स्ट स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज सेटअप इन 1960 में बनी थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सप्लॉइटिंग मिनरल रिसोर्सेज, की जो मिनरल रिसोर्सेज उनको एक्सप्लॉइट करना और एस्टेब्लिशिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन द स्टेट, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री स्टेट हम एस्टेब्लिश करें। तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबसे पहले याद रखिएगा, डेट 1960 में। अच्छा, उसके बाद पब्लिक दूसरी बनती है द जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्री लिमिटेड, JKI, ये 1963 में बनती है। हिमालयन वूलन कुंबर लिमिटेड, ये भी बनती है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो ह्यूज लॉस में चले गई। क्या होने लगा, उनको जो एम्प्लॉय को सैलरी भी देना मुश्किल हो गया था। लेकिन कुछ जो थी वो बच गई, जैसे एक्सेप्शन में आती हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन JKPCC अभी बची थी, टूरिज्म भी बचा हुआ है, केबल कॉर्पोरेशन ये भी बचा था, और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सीमेंट लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ ये हमारी स्टेट में बची हुई हैं। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर के साथ क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, ह्यूज लॉस में चले गए, सैलरी देना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये कुछ बची हुई हैं, JKPCC बची, टूरिज्म बची, केबल कार, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और सीमेंट इंडस्ट्रीज बची हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आपको अब एक एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। तो जम्मू एंड कश्मीर में रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? जम्मू एंड कश्मीर हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1970 में। 1970 के बाद व्हेन मेनी इंडस्ट्रियल कंपनीज इन स्टेट वर क्रिएटेड एंड फेयरली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज सेट अप टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। तो हमने क्या किया, बहुत सारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, और हमने एस्टेट्स ली अलग, और फेयरली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और हमने क्या किया, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की ताकि आप इन्वेस्ट करें जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो जो सबसे पहले देखते हैं द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब बना था? ये बना था 1970 में, विद 4 डायरेक्टरेट्स और 8 कॉर्पोरेशन और 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर कब बना था? 1970 में बना था, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ से 1970 से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री शुरू हो गया हमारी स्टेट में। हमने अट्रैक्ट करना शुरू किया इन्वेस्टर्स को। ड्यूरिंग 1970 सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर लैंड, पावर एंड पोल्यूशन। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टर्स के लिए और इजीनेस दे दी हमने। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हमने लाया 1970 में, ड्यूरिंग 1970। इसने क्या, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है, मतलब ये हेल्प करता था कि टाइम और एफोर्ट, ठीक है, पहले क्या होता था, अगर आपको क्लियरेंस के लिए बहुत टाइम लगता था कि हमें यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है, अप्रूवल लेने में खुलता था। इसने क्या किया था, हर एक को एक प्लेस में लिया। वेयर, इसका सिंपल मतलब होता है वेयर, इन सिंपल वर्ड सिस्टम इन विच वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन वन प्लेस। अब क्या होगा, कोई इन्वेस्टर होगा, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह उससे सारी कुछ सब कुछ सिस्टम, क्लियरेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा, और उससे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी अप्रूवल लेने में, ठीक है, एफोर्ट्स नहीं लगाने में। तो इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ये कब आया था? ये दोबारा से रिवाइज किया जम्मू एंड कश्मीर में, दोबारा ये लाया गया है। कब लाया गया? जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेशन एक्ट लाया। कब? 2018 में भी लाया गया, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर से आके इन्वेस्ट करें यहाँ पर, उनको प्रॉब्लम्स ना हो, ज़्यादा एफोर्ट्स ना लगाने पड़े। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमने अब क्या किया, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता था कि हमने शुरू किया IT पे भी जोर देना शुरू किया। IT, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अगर हम ज़्यादा जोर दें, इससे क्या होता है, बिजनेस में इजीनेस आ जाती है। हमें टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े बड़े काम जल्दी में इतनी ईजीनेस से हो जाते हैं। तो हमने अपनी स्टेट में IT को कब फोकस किया? हमने 2004 में लाया था। विद यू दैट इट हेल्प्स इन द स्टेट इकॉनमी। तो ये क्या करेगी, स्टेट इकॉनमी मदद करेगी। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स। IT कब हमने फोकस किया? वो किया था 2004 में, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अच्छा, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिडको कब हमारी स्टेट में खुला? ये एक नोडल एजेंसी है। ये क्या करती है, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बनी होती है। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1969 में हुई थी। तो ये काम क्या करती है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का काम करती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करती है, और डेवलपमेंटल बैंकिंग के काम करती है सिडको। ठीक है, आपको याद रखना है सिडको कब बना था? 1969 में। अब हमने इंस्टीट्यूशन खोलना शुरू किए, जिससे हमारी स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगी। अच्छा, फिर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीकॉप, कब खोला? वो 1975 में खोला, जिसका एक स्टेट ऑन्ड, होली ऑन्ड गवर्नमेंट था, कंपनी थी, जिसका काम क्या था, रॉ मटेरियल देना, किनको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को,
और इसने काम किया किन के साथ, इसने काम किया इंडियन पेट्रोल केमिकल लिमिटेड के साथ जो जम्मू श्रीनगर और लहमर है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एट पामपुर कश्मीर। ठीक है, आपको याद रखना है, कुछ भी आ सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, कश्मीर में। और ये सी कॉप कब बना था, 1975 में बना था। और ये सिडको कब बना था और आईटी कब आया था, ये बिल्कुल आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या आया। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट SISI, ये 1958 में आया, जो कि टेक्निकल सपोर्ट देगी किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। हमने अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, एनकरेज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या होगा, इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगी हमारी स्टेट में। अच्छा, उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के बाद क्या आया, आप बिल्कुल डेट्स याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, इटको कब आया, अप्रैल 1997 में। ये कंसल्टेंसी सर्विस थी जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करती थी। ठीक है। अच्छा, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC इन 1951 में आया, ऑफर्स फाइनेंस फॉर द एक्सपेंशन, ये करती थी, फाइनेंस देती थी किसके लिए, बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, ये आपको बिल्कुल डेट्स याद रखनी ऐसे ही। अच्छा, अब उस टाइम क्या था, अब क्या है हमारे स्टेट में क्या है कि वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल यूनिट बन चुके हैं, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, ये कब आया था, ये 1953 में खुला था। ये मशीन टूल्स बनाता है, जैसे कि वॉचेस, ट्रैक्टर, प्रिंटिंग मशीनरी, मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, जैसे कि हैंड वॉच कहाँ पर खुली हुई, श्रीनगर में 1975 में। तो आपको बिल्कुल याद रखना, हिंदुस्तान मशीन टूल कब खुला था, 1953 में। ठीक है। अब सिंगर इंडिया लिमिटेड, ये मतलब सीविंग मशीन है, ये जम्मू में खुली है 1986 में। और कश्मीर स्टील रोलिंग मिल्स, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ TMT बार्स, ये मतलब स्टील बार्स होते हैं, बाहर से स्ट्रांग होते हैं, अंदर से सॉफ्ट। इन स्टेट की कब, सिडको ने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये बड़ी ब्रह्मना में खुला हुआ है सिडको। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सिडको कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो ये वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल यूनिट हमारे स्टेट में उसके बाद खुल चुके हैं। अब 2004 में क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हुई थी। उस पॉलिसी का मतलब इसलिए आई थी कि एक्सेलरेट, ये बढ़ा सकें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें से, बताइए, आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव था टू अचीव द सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि हम एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, कि सारे रीजन्स को साथ में लेके चलें। इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ आउटपुट, मतलब ग्रोथ हमारी बड़े, आउटपुट निकले और एम्प्लॉयमेंट भी और इनकम भी जनरेट हो। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है हमने। और एक बैलेंस इकॉनमी बनानी है हमने। और हमने क्या करना है, कॉटेज और टिनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने क्या देना है, बढ़ावा देना है। टू रिव्यू द पोटेंशली अवेलेबल सिक इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री सिक हो चुकी, जैसे कि मैंने आपको बोला था, पब्लिक सेक्टर पर जो थी स्टेट्स वो सिक हो चुकी थी, उनको सिंक हो चुकी थी, उनको क्या करना है, उन्हें बढ़ावा देना है हमें। ठीक है, तो ये था 2004 इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, बैलेंस इकॉनमी, एनकरेज करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, और जो भी इंडस्ट्रीज कम हो चुकी हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था 2004 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आगे देखते हैं, जो अब देखते हैं हमारी स्टेट में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन कौन सी है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि सिल्क है, सिल्क टेक्सटाइल है, कारपेट मेकिंग है, वुलन टेक्सटाइल है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, पेपर मैची है, सीमेंट इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनको। अगर हम सबसे पहले सिल्क टेक्सटाइल की बात करें, सिल्क टेक्सटाइल, तो आपको सबसे पहले इंडिया का पता होना चाहिए। इंडिया जो है रैंक करता है थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे सिल्क प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में। तो अगर हम स्टेट की बात करें, मैसूर कर्नाटका जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है। ठीक है, इंडिया में कौन है लीडिंग प्रोड्यूसर, वो कर्नाटका है। अगर इसमें कोई रैंक्स में कोई ऊपर नीचे होगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर सिल्क टेक्सटाइल की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, इट कैन बी फाउंड ऑन रिटन रिकॉर्ड एज अर्ली इन द 7th सेंचुरी इन AD इन द ज़ेंगजुंग ट्रैवलर जो थे, उन्होंने बोला था जम्मू एंड कश्मीर में पहले से सिल्क इंडस्ट्री चलती आ रही है। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन जो थे वो बोलते थे, वो चैंपियन थे आर्ट एंड क्राफ्ट के, जिसने सेरिकल्चर को बढ़ाया और सिल्क इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, कश्मीर केम अंडर सिख रूल इन 1819, उन्होंने भी क्या किया था, डेवलपमेंट की थी सिल्क इंडस्ट्रीज़ की। सिल्क इंडस्ट्रीज़ क्या है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। इन आर्डर टू प्रोवाइड फ्लिप टू द वेविंग, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट वेविंग फैक्ट्री। राजबाग श्रीनगर में एक सेपरेट 1937 में खुली थी सिल्क इंडस्ट्री फैक्ट्री। इन द प्रेजेंट अगर देखें हम, सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि कहाँ कहाँ है, मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे। एक स्टेट की बात करें, अनंतनाग है, कुपवारा, पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, उधमपुर, राजौरी, रियासी और कठुआ, यहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है।
सिल्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ फाइबर्स, क्वीन ऑफ फाइबर। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसको पहले किसने डिस्कवर किया था? ये लुटजू ने किया था। एम्प्रेस कहाँ था? चाइना का कवंतगी इन 2697 में किया था। वेल इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको मैंने बता दिया। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सेरीकल्चर क्या होता है? द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑन मलबरी ट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। आपने देखा होगा एक कीड़ा जो होता है वो एक मलबरी ट्री पे बैठता है और वहाँ पर एक अंडे देता है, जिससे क्या होता है ये जो फाइबर है, ये सिल्क, ये पैदा होता है। सेरीकल्चर, उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। याद रखिए कहाँ से? एक मलबेरी ट्री से निकलता है, ठीक है। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा मलबेरी ट्री हैं। इन द स्टेट, हमारे स्टेट में मलबेरी ट्री इन द वाइल्ड फॉर्म एग्जिस्ट फ्रॉम एंटीक्विटी, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इन कश्मीर लैंग्वेज लाइक सिल्क फाइबर इज नोन एज द पोटे एंड द सिल्क वॉर्म इज नोन एज पतिक्यूम। इंसेक्ट कहा जाता है हमारी कश्मीरी लैंग्वेज में कहा जाता है। पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वैली इज ओल्ड इंडस्ट्री, ये एक पुरानी इंडस्ट्री, पुराने ज़माने से सिल्क वॉर्म बनता आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। अच्छा, सिल्क टेक्सटाइल की बात करें हमारी स्टेट में, अगर बात करें, मैंने आपको बताया एक एंशिएंट इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर है, बहुत पुराने से चलता आ रहा है। कश्मीर सिल्क गुड्स आर रिनोन्ड फॉर द वर्ल्ड ओवर द, ये पूरी दुनिया में जान जाता है क्वालिटी के लिए, कलर के लिए और शेड्स के लिए। देयर हिस्टोरिकल एविडेंस प्रूव दैट सिल्क फाइबर्स वर यूज्ड इन द एक्सपोर्टिंग। हम पर्शिया, ग्रीक्स और रोमन एम्पायर में भी एक्सपोर्ट किया करते थे। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द मुगल्स ग्रेट लवर्स एंड सिल्कन क्लॉथ, मुगल्स भी इसके फेवरेट थे। दे पैट्रोनाइज द इंडस्ट्रीज, उन्होंने भी इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है, सिल्क इंडस्ट्रीज को। तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि कैसे ग्रीक्स रोमन में हम करते थे और मुगल्स को भी पसंद था। इट आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर शॉल मेकिंग, कारपेट, गब्बा, नमदा, हौसरे, एम्ब्रॉयडरी मेकिंग। मोreover इट हेल्प्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट एंड लेस प्रोडक्टिव टैक्स ऑफ सिल्क टेक्सटाइल। अच्छा, द डिपार्टमेंट ऑफ सेरीकल्चर एंड डेवलपमेंट विच प्रोवाइड्स इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सिल्कॉन टेक्स केयर ऑफ दिस मलबरी ट्रीज। एक डिपार्टमेंट है सेरीकल्चर जो मलबरी ट्रीज का टेक केयर करता है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिल्क फैक्ट्री इन द स्टेट, जैसे कि सबसे पहले आती है रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो 1897 में खुली थी, जम्मू में है ये। किसके सुपरविजन में? माल्टन के सुपरविजन में खुली थी ये। जो राजबाग सिल्क वेविंग फैक्ट्री दूसरी, और एंड वन अदर जो एक बरी ब्राह्मणा में रिसेंटली सांबा डिस्ट्रिक्ट में खुली हुई है, जो सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। फिर दूसरी इंडस्ट्री आती है कारपेट मेकिंग और वुलन टेक्सटाइल। कारपेट मेकिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन कश्मीर। कश्मीर कारपेट आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर एक्सलेंट डिज़ाइन और नेचुरल पैटर्न्स। कश्मीर कारपेट जो होते हैं पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में फेमस हैं। उनके जो कारपेटों के डिज़ाइंस होते हैं और जो क्वालिटी होती है, इनका कंटेंट होता है। दो कारपेट आर मेड ऑलमोस्ट ऑल द टाउन्स ऑफ द वैली। देयर मेजर फैक्ट्रीज आर कहाँ पर है? श्रीनगर में। जो भी मेजर फैक्ट्रीज हैं कारपेट की वो श्रीनगर में। याद रहिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कारपेट मेकिंग कहाँ होती है? श्रीनगर में। अपार्ट फ्रॉम द कारपेट मेकिंग देयर आर 2 वुलन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, वन एट कहाँ पर है? करण नगर में, भीमना में, इन द सिटी ऑफ श्रीनगर, और द वुलन टेक्सटाइल फैक्ट्री नौशेरा श्रीनगर प्रोक्योर्स फाइन क्वालिटी ऑफ रफेल यूटिलाइज मेनली शॉल मेकिंग। यहाँ पर शॉल मेकिंग बनाया जाता है। और वुलन होसरी गुड्स आर प्रोड्यूस इन द जम्मू। जो भी वुलन होसरी गुड्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडर गारमेंट्स, ये जम्मू सिटी में पाए जाते हैं। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तीसरी आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अबाउट 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर, 1/3 एरिया जो है जम्मू कश्मीर का वो फॉरेस्ट के अंडर है। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड, ये रॉ मटेरियल देते हैं, और नंबर ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि पेपर, पंप, मैच, डेलिकेट बॉक्सेस, स्पोर्ट गुड्स, क्रिकेट बैट्स बनते हैं, फर्नीचर, जॉइनरी बनते हैं, टॉयज, आर्टफैक्ट्स, डेकोरेशन पीसेस बनते हैं। सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वेल डेवलप इन द वैली ऑफ कश्मीर। तो ये जो फॉरेस्ट देखते हैं आगे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। ऑल्दो ए नंबर ऑफ जॉइनरी मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड श्रीनगर, स्पेशली अलॉन्ग विद द श्रीनगर बारामूला रोड। पामपुर में पाई जाती है एक जॉइनरी मिल। जम्मू की अगर बात करें, स्पोर्ट्स गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट मीरन साहिब। याद रखिएगा एक एक लोकेशन एट द, और दूसरा कहाँ पाया जाता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, जैसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कि एक साइंटिफिक बेस पर यहाँ पर फोकस किया जाए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पर। चलिए आगे देखते हैं। एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन एग्रीगेन इकॉनमी। जैसे मैंने आपको एग्रीगेन इकॉनमी, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो किसके साथ जुड़ी हुई? एग्रीकल्चर के साथ। इनफैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉट ओनली यील्ड ओवर 50% ऑफ द स्टेट, वो GDP जो होता है 50%, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, ये जो होते हैं रॉ मटेरियल भी देते हैं कुछ, जैसे कि फ्रूट कनिंग, इडेबल ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, फ्लोर मिल्स, राइस हस्किंग फैक्ट्रीज,
बेकरी एंड अल्कोहल प्रिपरेशन ड्रॉन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो देखते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। ओवर 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो हमारी है वो राइस ईटर है। 60% हमारी जो है वो चावल खाती है। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर नुमेरस राइस हस्किंग फैक्ट्रीज हैं हमारी स्टेट में, जैसे कि स्मॉलर टाउन्स ऑफ द राइस ग्रोइंग, जैसे कि द राइस मिल जो है वो ब्रह्म बादशाह श्रीनगर में इज़ क्वाइट लार्ज। ए मॉडर्न राइस फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश एट लथीपुरा नियर पामपुरा इन 1981 में खुली थी पामपुरा में। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बासमती राइस जो आरएसपुरा से आता है वो कहाँ, नियर जम्मू, विच इज़ देन प्रोसेस्ड इन राइस मिल इन जम्मू, जो जम्मू में राइस मिल है वहाँ पर। तो राइस देख लीजिए आप, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर। द वैली ऑफ कश्मीर हैज़ लार्ज ट्रैक्ट्स अंडर एप्पल्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट, चेरी, पीच, पेयर, ऑर्चिड्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज पेरिशेबल फ्रूट्स ऑफ डिस्टेंट मार्केट बाय रोड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर बाय थ्रू रोड लिया जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए रेलवे कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेसिंग ऑफ द फ्रूट्स मेकिंग जैम, जेली, जूस एक्स्ट्रा इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट। तो ये जो जैम, जेली और जूस जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है हमारी स्टेट में। अच्छा, नुमेरस फ्रूट प्रोसेसिंग कनिंग फैक्ट्रीज हैव बीन लोकेटेड इन बारामूला। बारामूला अनंतनाग में बहुत ज़्यादा ये फ्रूट्स प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ है फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, बारामूला और अनंतनाग में। अच्छा, एफसीआई को जो है, एफसीआई को फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को, उनको और ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे इनकी डेवलपमेंट के लिए, फूड और फ्रूट प्रोसेसिंग। अच्छा, फिर पेपर मैची की बात करें। पेपर मैची का मतलब होता है डिज़ाइंस वगैरह। पेपर मैची इज़ मेड फॉर द पंप ऑफ द पेपर, द लिक्विड वर्कर अप्लाई दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन द स्मूथ वुड। मतलब आपने देखा होगा, आपने पोर्ट्स वगैरह लिए हुए हैं, अगर वुड पे लिए हुए डिज़ाइंस वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं वर्क, ऐसा काम। दीज डिज़ाइंस आर वर इंट्रिकेटेड इन ड्राइंग ऑल द फ्री हैंड, द पेन बॉक्सेस, टेबल्स, कैबिन ट्रेस, बॉक्सेस आर द मेन आर्टिकल्स ऑफ द पेपर मैची। तो ये जो आर्टिकल्स हैं यही बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपका वुड्स पे अलग अलग चीज़ों पर ये जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं। पेपर मैची इंडस्ट्री इज लार्जली कन्फाइंड इन द सिटी ऑफ श्रीनगर। कहाँ पाई जाती है, सिटी ऑफ श्रीनगर में पाई जाती है, और इंडस्ट्री एडजेसेंट उसके एरियाज़ में पाई जाती है। याद रखिएगा, पेपर मैची श्रीनगर। अच्छा, कश्मीर इज़ वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेदर गुड्स। कश्मीर में लेदर गुड्स भी बनाए जाते हैं इन मेनली इन द विलेजेस। कहाँ कहाँ, श्रीनगर, इस्लामाबाद, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, ठीक है। यहाँ पर लेदर प्रोडक्शन एरियाज ये आपको याद रखने हैं। इन एडिशन टू दीज द कश्मीर एंड जम्मू आर्टिसन हैव ग्रेट स्किल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर यूटेंसिल, शॉल्स, पोट्री एंड बास्केट मेकिंग। याद रखना, बास्केट मेकिंग भी कश्मीर फेमस है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, ये भी अच्छा चल रही है। द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स आर कैलिक्रियस एंड एग्रीलिशियस मटेरियल। These are mixed in suitable proportion to the form of raw mix limestone and gypsum coal bauxite and clay are the main ingredients of this industry। तो इस सीमेंट इंडस्ट्री कैसे बनती है? लाइमस्टोन, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? लार्ज क्वांटिटी में बारामूला और अनंतनाग में पाया जाता है। द वोयान सीमेंट फैक्ट्री इज द लार्जेस्ट सीमेंट सप्लायर इन द वैली ऑफ कश्मीर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कौन सी वोयान सीमेंट फैक्ट्री है? दिस सीमेंट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 टू बी द रॉ मटेरियल सप्लाइड टू उड़ी बारामूला एरिया में। तो ये 1962 में थे, जहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ सप्लाइड होता था, फ्रॉम उड़ी टू बारामूला एरियाज में, ठीक है, उरी एंड बारामूला एरियाज। अच्छा, दीज आर द सेवरल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाइक टाइल्स फैक्ट्री, जैसे कि टाइल फैक्ट्री है पामपुर में, लिग्नाइट ब्रिक्विटिंग प्लांट है, शीतल ग्लास मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ यूनिट्स हैं वो स्टेट में पाए जाते हैं। अच्छा, द हिंदुस्तान मैची टूल्स वॉच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर, जैनत कोट में है, 1960 में बना था। द इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन हैदरपुरा श्रीनगर में। तो आपको एक एक लोकेशन याद रखनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अगर हम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस देखें, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि पॉलिसी में मेंशन था इसका, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अलग अलग डिपार्ट्स में बनाए गए ताकि हम इंडस्ट्रियल को इसको प्रमोट कर सकें। सिंस 1980 द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैज़ बीन प्लेइंग एडुकेटली अटेंशन टुवर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और मिनरल बेस्ड इनको बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए। द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कहाँ कहाँ खुले, रंगरेत में, कुनमू में, दो बाग में, कश्मीर में एट बड़ी ब्रह्मना और जम्मू में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस खुले हुए हैं, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये वाली इंडस्ट्रीज जो मैंने पीछे बताई। अच्छा, जो रंगरेत है किस लिए फेमस है? ये असेंबल्स करता है टेलीविजन सेट्स, रेडियो, ट्रांसलेटर, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, टेप रिकॉर्डर, जेबल्स, वॉचेज, जॉइनरी आर्टिकल्स, ऑटोमोबाइल्स। तो ये सारे मैन्युफैक्चर होते हैं खुनमू में, रंगरेत, एट खुनमू रंगरेत। चलिए आगे देखते हैं। और बड़ी ब्रह्मना की बात करें, बड़ी ब्रह्मना जो है, बड़ी ब्रह्मना बिकेम द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ जम्मू प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर क्या डिटर्जेंट बनता है, रेसिन प्रोडक्ट्स बनते हैं, वनस्पति, स्टील, रोलिंग, स्कूटर्स, टेक्सटाइल,
इलेक्ट्रिक गुड्स, मशीनरी, रबर, प्लास्टिक गुड्स, केमिकल एंड ड्रग, पेपर, प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख हैज़ गॉट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड वॉट वेस्टिंग। तो जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मेनली केटर द नीड्स, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो किन की नीड्स पूरी करती है, डिफेंस की, पैरामिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, जो ये करते हैं क्या, केटर्स करते हैं उनकी नीड्स। मेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर यूनिट्स की बात करें वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कांगरी में। अच्छा कौन कौन से हैं, कांगरी है, कांगरी फ्लोर मिल्स हैं वहाँ पर, जैसे कि लेह में। अच्छा लेह सीमेंट है जो इंडस्ट्री है, बाइटोंग इंडस्ट्री है लेह में, और आर्मी स्टील वर्क्स एक्स्ट्रा। तो ये जो मेन एसआई यूनिट्स हैं लद्दाख में। अनदर इंडस्ट्रियल अट्रैक्शन जो है इन दिस रीजन इज सोलर और हाइब्रिड पावर प्लांट लोकेटेड इन द वेरियस प्लेस। जो सोलर और हाइब्रिड पावर प्लांट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी पाई जाती हैं यहाँ पर, हाइब्रिड पावर प्लांट लोकेटेड इन द वेरियस प्लेसेस। चलिए और देखते हैं लद्दाख में क्या होता है। वेरियस काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक ग्रेनाइट पाया जाता है, स्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड एब्यूडेंटली अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट। ये हम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। देयर इज ए ह्यूज रिजर्व ऑफ ग्रेनाइट भी पाया जाता है और मिनरल्स इन लेह, याद रखिएगा। हाउ दीज मिनरल रिसोर्सेज आर येट टू बी एक्सप्लॉइटेड। अभी भी कुछ मिनरल्स को जिनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें, ये मिनरल्स वहाँ लद्दाख में पाए जाते हैं। और मैंने पीछे इंडस्ट्री बताई। अगर मेन इंडस्ट्री एरिया देखें पीछे जो मैंने पढ़े उनके साथ साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट लेह और इंडस्ट्रियल एस्टेट पहयांग में, ठीक है। अगर हम कुछ MCQs की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2004 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मैंने जो पीछे 2004 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इनमें से कौन सा वो पार्ट नहीं, तो वो है चौथा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2004 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिक्र हुआ था, बैलेंस इकोनॉमी का भी वहाँ पर डिस्कस हुआ था, और अनकरेज कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी हुआ था। लेकिन डेवलप ओनली हैवी और मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज का जिक्र नहीं हुआ, तो इसका चौथा है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको अगला आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर टू बी गिवन कंपल्सरी। किस इंडस्ट्रीज को कंपल्सरी लाइसेंस की जरूरत है, कि आपको भाई लाइसेंस होना ही चाहिए। तो वो चारों को, तीनों को, अल्कोहल, तंबाकू को, ड्रग और फार्मास्यूटिकल को भी जरूरत। एक और है जैसे कि आपने देखा होगा वो जो वेपन्स बनाने की इंडस्ट्रीज़ को भी लाइसेंस बनाना की ज़रूरी होता है। चलिए इसका डी आंसर है। अगर हम देखें स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिडको कब एस्टेब्लिश हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो 1969 में हुआ। तो आपको ऐसी चीज़ें इस वीडियो में आपको याद रखनी है। तो ये था अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम, अगर आपको कोई भी वीडियो पहले यूनिट से मिस हो गया है तो प्लीज़ आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया हुआ है, अब पहला यूनिट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आपके जो बाकी यूनिट्स हैं उनको भी टच करेंगे। जैसे इकोनॉमी बचा हुआ है, इकोनॉमी के बाद बचा हुआ है आपका मैथ वाला, स्टैट वाला, और आपका ये बचा हुआ है बुक्स कीपिंग और अकाउंटेंसी, वो भी हम अच्छे तरीके से इस चैनल में आपको पढ़ा लेंगे। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।